हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं पवन यादव आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ज़बरदस्त, मस्त और बेहतरीन होंगे। रोज़ाना की तरह हमारे और हिस्ट्री की क्लास, एक हिस्ट्री क्लास जैसे कि हम थ्योरी वाइज इसमें कंप्लीट कर रहे हैं, उसी के बेस पे चलते हुए आज हम पहुंच चुके हैं मुगल वंश के अंतर्गत अकबर के तक, अर्थात बादशाह अकबर की क्लास आज से शुरुआत होने जा रहे हैं, जिसमें हमारे मुख्य बिंदु होंगे पानीपत का दूसरा युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। दोनों युद्ध इतिहासकार में या इतिहास में कहा जाए बहुत ही कहने मतलब उल्लेखनीय युद्ध हैं। जैसे पानीपत का दूसरा युद्ध की बात करें तो यहीं से मुगलों का शासन और मजबूत हो जाता है। वहीं हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो उसमें एक मेवाड़ का शहर था, जहाँ से महाराणा प्रताप, उनकी वीरता देखेंगे, उनका साहस देखेंगे, कैसे वो मुगलों से अपना आजीवन संघर्ष करते रहें। इन्हीं सब के बारे में आज हमारी क्लास होने वाली है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं उसी लाइन के साथ। क्या है लाइन कि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे, ज़रूर जानेंगे और अपने आप को पहचानेंगे भी। तो चलिए देखते हैं फिर इतिहास की क्लास में। अगर हम पिछली क्लास से आपको थोड़ा सा जोड़ना चाहेंगे, पिछली क्लास में जो हमने देखा था कि सूर्यवंश जो कि 15 साल, जैसे कि हुमायूं निर्वासन था अर्थात भाग गया था, तो 15 साल सूर्यवंश ने बीच में शासन किया था भारत पर। तो वहीं पे लेकिन फिर 1555 के बाद हमने आपको एक युद्ध बताया था, सरहिंद का युद्ध, जहां से हुमायूं फिर से दिल्ली का बादशाह बन जाता है, लेकिन उसके जस्ट अगले ही साल अर्थात 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1556 में जब उसकी मृत्यु होती है तो उस टाइम जो अकबर था वो मात्र 13 वर्ष का था। लेकिन अकबर कहा जाए तो दिल्ली में भी नहीं था, बल्कि वो पंजाब में था। तो पंजाब में था तो दिल्ली पर कुछ माह के लिए एक व्यक्ति अर्थात कहा जाए एक हिंदू शासक जिसका नाम था हेमू, वो शासन कर ले जाता है। अर्थात कुछ महीने तक दिल्ली एक हिंदू शासक हेमूचंद के कब्जे में रहती है। तो उसके बारे में जानते हैं, फिर सारी चीज़ें हम क्लास में देखेंगे तो अच्छा रहेगा। अपना पेन और नोट्स बुक अपने साथ रख लीजिए, ताकि हर चीज़ जो भी महत्वपूर्ण हो, जो भी हम यहाँ पे लिखें, आप लोग सारी चीज़ों को नोट्स करते रहना। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दिल्ली पर कब्जा, अर्थात हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली पर किसका कब्जा हो गया। ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट अकबर ही राज सिंहासन पा गया दिल्ली के बादशाह, नहीं। अकबर उतनी टाइम तो पंजाब में था, तो दिल्ली फिर कुछ महीने के लिए किसके कब्जे में थी, ये हमें जानना है। दिल्ली पर कब्जा, इसकी बात करें तो हेमू। अब ये हेमू कौन था, तो हेमू के बारे में जानिए। हेमू कहने मतलब एक हिंदू शासक था, जो कि शेरशाह सूरी के, जब शेरशाह सूरी का शासनकाल भारत पे चल रहा था, फिर दिल्ली की राजगद्दी पे शेरशाह सूरी आसीन था, तो उसकी सेना में एक ही सैनिक के रूप में काम किया करता था हेमू। लेकिन उसके बाद ये योग्यता के बल पे धीरे धीरे जो भी शेरशाह सूरी के वंशज आए, आदिल शाह, उसके शासनकाल में सेनापति बन चुका था। तो जैसे ही ये होड़ लगा कर बैठे थे कि जैसे ही मुगलों की शासन या मुगलों की नींव कमज़ोर हो, तुरंत ही दिल्ली को हम अपने कब्जे में ले लें, हेमूचंद का ये मानना था। और जैसे ही देखा हुमायूं की डेथ होती है, अर्थात दीन पनाह की पुस्तकालय की सीढ़ियों से लड़खड़ा कर गिरता है, उसके देर के बाद तुरंत ही ये दिल्ली पर अपने सैनिक आ जाता है और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लेता है। और कुछ महीने तक ही दिल्ली पर कब्जा रह पाए। उसका रीज़न क्या था, उसका रीज़न ये था पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें हेमू की पराजय होती है। इस वजह से दिल्ली पर कब्जा हेमू का होता है, लेकिन कुछ माह के लिए। लिखेंगे कुछ माह के लिए। लेकिन अभी इतनी बातें याद रखना कि हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली पर कब्जा किसका हो चुका है, हेमू का। अब हेमू की बात कर लेते हैं। हेमू के जन्म की बात करें 1501 ईस्वी में। स्थान की बात करें अलवर राजस्थान। एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। एक
परिवार में। इतिहास में इनका जिक्र इसलिए मिलता है क्योंकि मध्यकालीन इतिहास में ये अंतिम हिंदू शासक माने जाते हैं, अर्थात इसके बाद 1947 तक दिल्ली पर या भारत पर किसी हिंदू का शासन नहीं आता, अर्थात इन्हें अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। 1947 तक अब कोई भी हिंदू शासक ये भारत पर शासन नहीं कर पाएगा। अंतिम, ये बात याद रखना, अंतिम हिंदू शासक की बात है तो हम क्या बताएंगे, अर्थात 1947 तक किसी हिंदू शासन के पहले कौन अंतिम हिंदू शासक था, तो हेमू अंतिम हिंदू शासक। ये दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं और दिल्ली पे बात करें, दिल्ली पर गद्दी पर बैठते हैं जब है कुछ महीने के लिए, क्योंकि इसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध है जिसमें इनकी हार हो जाती है, फिर बादशाह अकबर का शासन शुरू हो जाता है। लेकिन ये किस नाम से या किस उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठते हैं, तो विक्रमादित्य के नाम से। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की उपाधि धारण की। और ऐसे बताते हैं ये इतने बड़े योद्धा थे, अर्थात हेमू या फिर हेमचंद्र कहा जाए, फिर विक्रमादित्य के नाम से जो गद्दी बैठे, इतने बड़े योद्धा थे हेमू कि अपने ज़िंदगी में, अपने करियर में टोटल 22 युद्ध लड़े, जिसमें 22 युद्ध में इन्हें विजय मिली, अर्थात 22 युद्ध में कभी पराजय नहीं हुए थे। ये बात लिख लेंगे, अर्थात आप इससे आकलन कर सकते हैं कितने बड़े योद्धा थे। जीत हासिल। तो यहाँ तक स्टोरी इसलिए बतानी जरूरी है कि जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होती है 1556 में, तो कुछ माह के लिए कौन शासन करता है, अर्थात दिल्ली किसके कब्जे में हो जाती है, हेमू कब्जे में। अब देखते हैं अकबर के बारे में। अब इतनी कहानी अभी याद रखना, दिल्ली पर किसका शासन है, हेमू का। अब देखते हैं अकबर के बारे में, अभी वहाँ से हम कहानी आपकी जोड़ेंगे। अकबर की बात करें, 1505 से लेकर, अर्थात मुगलों का तीसरा बादशाह, जिसे अकबर महान भी कहते हैं। महान क्यों कहते हैं इसे भी हम बताएंगे। 1556 से लेकर 1605 तक। जन्म की बात करें, पंद्रह अक्टूबर 1542 ईस्वी। स्थान की बात करें, अमरकोट के लिखेंगे राणा बीरसाल के महल में। अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में। यहाँ पर अर्थात ये स्थान का नाम है अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। लेकिन पिता की बात करें, आप लोगों को पता होगा, इससे पहले जो सप्ताह के 7 दिन अलग रंग के कपड़े पहनता, अर्थात हुमायूं। लेकिन वहीं पे माता की बात करें, हमीदा बानू बेगम। ये इनकी माता हो गए। लेकिन धाय माँ की बात करें, धाय माँ क्या होती हैं, जो अर्थात लालन पोषण देखभाल करती हैं। धाय माँ की बात करें, महा अंगा। ये धाय माँ थी जो कि अकबर इन पर बहुत विश्वास करता था, अर्थात महाअंगा पर बहुत विश्वास करता था, एक माँ की तरह मारता था अपनी धाय माँ को भी। आगे देखेंगे, अकबर का संरक्षक मतलब अर्थात बॉडीगार्ड की बात करें, बैरम खां।
जो कि हुमायूं का परम मित्र था, और इसी की वजह से अर्थात बैरम खां की वजह से ही वो सरहिंद का युद्ध लड़ पाया और वापस दिल्ली का बादशाह बना था बैरम खां। लेकिन बैरम खां की यहीं पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बैरम खां जो इसका संरक्षक था, यहाँ पे लिख लेंगे 1 मिनट, संरक्षक जो था अकबर का, वो 1556 से लेकर 60 तक अर्थात 4 साल इसका बॉडीगार्ड बनता है। लेकिन इसकी हत्या की बात करें, बैरम खां की हत्या कौन करता है, हत्या की बात कर लेते हैं। तो हत्या इसकी होती 1561 ईस्वी में, जब ये मक्का जा रहा था अर्थात वहाँ पर हज करने के लिए। तब इसकी रास्ते में गुजरात में एक स्थान पड़ता पाटन, वहाँ पर एक व्यक्ति होता मुबारक खां, उसने इसकी हत्या कर दी थी। कहाँ पर, पाटन गुजरात। किस व्यक्ति ने किया था, मुबारक खां ने। लेकिन अर्थात ये 4 साल अकबर का संरक्षक रहा, जब तक अकबर बड़ा भी हो जाता है, लगभग 18 साल या 19 साल का हो जाता है अकबर। लेकिन 4 साल तक 56 से लेकर 60 तक बैरम खां उसका बॉडीगार्ड या संरक्षक रहा। लेकिन वहीं पर राज्य अभिषेक की बात करें अकबर के, राज्य अभिषेक, राज्य अभिषेक की बात करें तो 1556 में इसका राज्य अभिषेक हो चुका था, अर्थात इसे मुगलों का अगला बादशाह घोषित कर दिया गया था। लेकिन स्थान कहाँ पर, कलानौर। एक मिनट और अच्छे से लिखना थोड़ा सा, लिखेंगे स्थान कहाँ पे इसका राज्य अभिषेक हुआ था, कलानौर। कहाँ पर पड़ता है कलानौर, पंजाब। वहाँ पर इसका राज्य अभिषेक कराया गया था ईंटों का सिंहासन बनाकर। क्योंकि ये दिल्ली पे इसका राज्य अभिषेक नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि दिल्ली पर किसका शासन या दिल्ली किसके कब्जे में हो चुकी थी, हेमू के कब्जे में। इस तरह से इसका राज्य अभिषेक आनंद फानन में कराया गया 56 में कलानौर। लेकिन अगर बात करें ये जब इसका राज्य अभिषेक हो तो कितने वर्ष का था, तो यहीं पे लिख लेंगे इस साइड उम्र की बात करें 13 वर्ष और कुछ माह का, तो इसलिए एग्जैक्ट लिखेंगे 13 साल का था। अर्थात अकबर का जब राज्य अभिषेक हुआ कितने वर्ष की उम्र का था, 13 वर्ष की उम्र में। तो इसलिए इसका बॉडीगार्ड 4 साल तक बैरम खां था। लेकिन इसका एक शिक्षक था, शिक्षक मतलब टीचर, इसके हुमायूं ने नियुक्त कर रखा था शिक्षक कि इसे भी आपकी तरह A+B का होल स्कोर सिखाया जाए। लेकिन ये उसमें कहने मतलब नहीं सीखा, उसका इसमें पढ़ाई या किताबी ज्ञान में इसे मन नहीं लगा। और कहा जाता है कि मुग़ल काल का सबसे अनपढ़ शासक कौन था, तो अकबर को ही माना जाता है कि सबसे अनपढ़ शासक, अर्थात पढ़ने में और लिखने में उतना अच्छा नहीं था। इसलिए अपने दरबार में नवरत्न या फिर नवविद्वान रखता था। उन्हें हम आगे चल के देखेंगे भी वो नवरत्न कौन से थे, यानी पूरी तरह निरक्षर भी तरह नहीं था। लेकिन इसे महान फिर क्यों कहा गया, महान इसलिए था क्योंकि ये अपने कर्मों से महान था। इसका जो सैन्य कुशल प्रणाली, हमारी सेना कैसी होनी चाहिए, हमें लोगों से व्यवहार कैसा रखना चाहिए, प्रजा हमारी कैसी होनी चाहिए, यानी उन सब का बहुत ज्ञान था। कहने मतलब इसे किताबी ज्ञान नहीं था। शिक्षक की बात करें, अब्दुल, हुमायूं ने कहा किसी तरह बेटा मेरा पढ़ ले, लेकिन इसका पढ़ाई में मन नहीं लगा। अब्दुल लतीफ़, ये कौन था, ईरान का विद्वान था, अर्थात ईरानी विद्वान। अच्छा शिक्षक नियुक्त किया, लेकिन अकबर नहीं पढ़ा तो ईरानी विद्वान था, ठीक है, अब्दुल लतीफ़। इतने हमने भी इसकी फैमिली देखी। हाँ, यहाँ पे कुछ बेगम के इसके जिक्र है, या बेगम का नाम भी लिख लेना, बेगम अर्थात इसकी पत्नी। तो जी इसकी जो फर्स्ट बेगम या पहली पत्नी का नाम मिलता है वो रुकैया बेगम। रुकैया बेगम पहली बेगम थी, और वहीं दूसरी 3 मुख्य बेगम थे। सलीमा बेगम, ये कौन थी, ये बेगम वो
बैरम खां की ही पत्नी थी सलीमा बेगम। लेकिन जब बैरम खां की हत्या हो जाती है अर्थात 1560 में, तो सलीमा के साथ ये भी शादी कर ली, इसलिए क्योंकि ताकि संरक्षक या जो व्यक्ति हमारे पिता से लेकर या हमारे राजाभिषेक तक या हमारा बॉडीगार्ड रहा, हमारा संरक्षक रहा, तो उसके फैमिली को भी वो सम्मान मिल सके, अर्थात वो हमारी मेंबर बन जाएगी या फिर कहने मतलब हमारी एक बेगम बन जाएगी, तो ताकि उसका भी परिवार अच्छे से रह सकेगा या फिर उसे भी वो दर्जा मिल सकेगा, अर्थात कि हाँ ये एक बेशाह की या बादशाह की एक बेगम है। इसलिए उसने सलीमा बेगम से निकाह भी कर लिया। और दूसरी बात करें जोधा बेगम, या इन्हें क्या बोलते थे, हरका बाई। आगे हम और भी देखेंगे, यहाँ पे लिख लेना राजपूत महिला। आगे बताएंगे इनकी शादी ये अकबर के साथ क्यों हुई, ठीक है, इतनी बात याद रखना। तो ये 3 इनकी प्रमुख बेगम थी। तो इतना हमने देखा अकबर की पूरी फैमिली, अर्थात अकबर कैसे उसका राजाभिषेक कितने वर्ष की उम्र में है, 13 वर्ष की उम्र। लेकिन जब राजाभिषेक अकबर को हो चुका तब उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। चुनौती ये कि हमें किसी भी तरह का दिल्ली अपने कब्जे में करनी है, अर्थात दिल्ली पर जिसका हेमू का शासन है उसे किसी भी तरह हटाना है। तो इसके लिए अकबर तो मान लीजिए 13 साल का था, एक छोटा सा बच्चा था, तो वो तो हटा नहीं सकता था। लेकिन बैरम खां ने अपने सरदारों के साथ योजना बनाई और कहा चलो हम दिल्ली पर अटैक करते हैं और दिल्ली पर जो हेमू का शासन है उसके हेमू के शासन को छीनते हैं, अर्थात दिल्ली को हम अपने कब्जे में लेते हैं। तो दिल्ली को कब्जे में लेने के लिए यहीं पर एक लड़ाई छिड़ती है जिसका नाम होता है पानीपत का दूसरा युद्ध। अगले पेज पे इसे लिखेंगे पानीपत का दूसरा युद्ध। हमने आपको पहला युद्ध बताया था बाबर के समय में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अर्थात बाबर उसी वजह से मुगल वंश की स्थापना कर पाया था भारत में, पहले युद्ध। लेकिन यह है पानीपत का दूसरा युद्ध। अगर ये लड़ा गया था, पहले कब लड़ा गया था ये पहले लिखेंगे, तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी। लेकिन बात करें किसके बीच, तो हेमू जो कि दिल्ली पर शासन, एक हिंदू शासक, और हेमू वर्सेज अकबर। लेकिन माना तो जाता है हेमू और अकबर, लेकिन अकबर इस युद्ध में शामिल नहीं था। शामिल अर्थात अकबर का नाम चला क्योंकि अकबर बादशाह था, इसलिए इसका नाम आगे था। लेकिन अगर बात करें वहीं इस युद्ध में, तो बैरम खां और अकबर जहां पर युद्ध लड़ा जा रहा था, अर्थात पानीपत के मैदान से लगभग 3 से और 4 किलोमीटर पीछे बैरम खां इसे सुरक्षित अपने साथ रखा था, क्योंकि अकबर यहाँ पर मात्र 13 वर्ष का था। और पानीपत का दूसरा युद्ध छिड़ता है और अर्थात दिल्ली को प्राप्त करने के लिए कि फिर से मुगलों के कब्जे में दिल्ली आ जाए। हेमू भी एक बहुत बड़ा योद्धा था। हमने आपको जैसे आगे भी बताया कि अपनी ज़िंदगी में 22 लड़ाइयाँ लड़ा, लेकिन जिसमें इसको सभी में जीत मिली। ये एक बहुत बड़ा योद्धा, और दोनों सेनाएं आमने सामने, अर्थात अकबर की सेना और हेमू की सेना आमने सामने होती है। पानीपत में एक लंबा संघर्ष होता है, एक लंबा युद्ध छिड़ता है, और ऐसा लग रहा था कि लगभग इस युद्ध से मुगलों का पतन निश्चित है, अर्थात हेमू की सेना मुगलों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन तभी इस युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट आता है। टर्निंग पॉइंट ये आता है कि एक तीर उड़ती हुई आती है और हेमू के आंख में जा लगती है, और हेमू के आंख में जब लगती है तो हेमू अपने हौदे से नीचे गिर जाता है। हौदा मतलब जानते होंगे आप लोग, हाथी पर जो एक हौदा बना होता है उस पर एक योद्धा अर्थात बैठकर लड़ाई करता है। तो एक तीर उड़ती हुई आती है और हेमू के आंख में लगती है, और हेमू उस हौदे से नीचे आ जाता है। जैसे ही नीचे आता है उसकी सेना में भगदड़ मच जाती है कि अर्थात मेरा शासक मारा गया या मेरा कमांडर मारा गया। जैसे ही भगदड़ मच जाती है तो हेमू पूरी तरह से बेहोश हो जाता है, और हेमू को पकड़कर बैरम खां अर्थात अकबर के सामने या समक्ष उपस्थित करते हैं। वहीं पर बैरम खां अपनी तलवार निकालता है और हेमू की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। इस तरह से पानीपत के दूसरे युद्ध से फिर मुगलों का राज शुरू हो जाता है कि
और फिर मुग़लों का राज शुरू होने के बाद लगभग 300 सालों तक फिर मुग़लों का शासन यहीं से भारत में फिर से प्रारंभ हो जाता है। नहीं, इस युद्ध में शायद अगर हुमायूं की जीत होती तो भारत का इतिहास कुछ अलग हो जाता। शायद हो सकता था यहाँ से मुग़लों का राज खत्म भी हो सकता था इस युद्ध में, लेकिन उस तीर लगने की वजह से, उनकी आँख में तीर लग जाने की वजह से पूरी तरह युद्ध का माहौल ही बदल गया। तो इतनी बात याद रखेंगे। अर्थात पानीपत का दूसरे युद्ध का रिजल्ट किसके हाथ में था? अकबर के हाथ में था। अकबर विजय होता है और इस युद्ध से दिल्ली का बादशाह कौन बन जाता है? फिर दिल्ली का बादशाह अकबर। तो ये पानीपत का दूसरा युद्ध याद रखेंगे। पानीपत का दूसरा युद्ध टर्निंग पॉइंट कहा था इस युद्ध का, हमने आपको बताया यहीं पर। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेंगे, अकबर के बचपन का नाम। बचपन का नाम था जलाल खां। इस तरह से पानीपत का दूसरा युद्ध भी किसके कब्जे में रहा? हुमायूं के। लेकिन अकबर जब दिल्ली का बादशाह बन जाता है और लगभग 17-18 साल का हो जाता है, यहीं पर बैरम खां की मृत्यु हो जाने के बाद ये इसका पूरा शासन बागडोर, या कहने मतलब 17-18 साल का हो जाता है, तो पूरा शासन अपने हाथ में ले लेता है। जब अपने हाथ में ले लेता है तो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत सारे अभियान भी करता है। कहीं पे अगर युद्ध जीतना हुआ तो युद्ध करता है, लेकिन कहीं पर अगर शादी करके या फिर उस क्षेत्र को प्राप्त करना हो तो वो काम करता है। लेकिन वहीं पे बात करें अगर राजस्थान की तरफ, तो कुछ ऐसे राज्य से चाहे चित्तौड़गढ़ रहा हो, चाहे आमेर रहा हो, तो यहाँ के शासकों ने स्वेच्छापूर्वक अकबर की गुलामी को स्वीकार कर लिया या अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। कहा ठीक है, हम आपके अधीन हैं, आप जैसा कहोगे वैसा कहेंगे, हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। तो वहीं पर एक राजपूत शासक ने, जो जिनका नाम था आमेर के शासक थे, यहाँ पर हेडिंग पहले लिखेंगे साम्राज्य विस्तार। अकबर का साम्राज्य इतना, अर्थात मुग़लों का साम्राज्य इतना बड़ा हो जो लगभग पूरे भारत से लेकर और अफ़गानिस्तान तक मुग़लों का राज हो गया था अकबर के शासन काल में। तो यहीं पे बात करें आमेर के शासक राजा भारमल, और भी थे जो पूरे राजस्थान के आसपास के क्षेत्र या जो भी शासक थे वो युद्ध करने के बजाय अकबर की स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। पहले अकबर क्या करता था, पहले सबके पास मैसेज भिजवाता था कि आपसे हमें आपका क्षेत्र चाहिए, आप हमारे अधीनता स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। अगर जो कर लेता था तब तो ठीक है, जो नहीं करता था उसे युद्ध के बलबूते हरा देता था, फिर उसके क्षेत्र पर वो कब्जा कर लेता था। तो वहीं पर एक थे राजा भारमल, इन्होंने क्या किया था, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लें। ठीक है, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लें। और इनकी एक पुत्री थी जोधाबाई। अपनी पुत्री का निकाह भी अकबर के साथ कर दिया। जोधाबाई, इनका और एक नाम था हरखाबाई भी इन्हें बोलते थे, हरखाबाई। और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था भगवंत मान। और भगवंत मान का एक पुत्र था, इसलिए इनकी फैमिली बताएं क्योंकि उनका इतिहास में जिक्र भी हमें आगे मिलेगा, मान सिंह। ठीक है, तो इस तरह से आप रिश्ते में समझ सकते हैं। अर्थात मान सिंह के जोधाबाई क्या लग रही हैं, बुआ लग रही हैं। तो राजा भारमल की पुत्री, अर्थात फिर जब कहने मतलब अकबर से अपना रिश्ता बना लेते हैं, संबंधी हो जाते हैं, रिश्तेदार हो जाते हैं,
आमेर के शासक राजा भारमल। तो राजा भारमल की जितनी भी फैमिली होती है, अकबर अपने दरबार में इन्हें बहुत सम्मान देता है और अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा पद भी देता है इन सभी लोगों को। और जोधाबाई और हरखाबाई से अर्थात निकाह कर लेता है। और जोधाबाई से निकाह करने के बाद इन्हें एक उपाधि भी दी थी, उपाधि जिसका नाम था जमानी। ठीक है, जमानी की उपाधि भी दी थी, अर्थात हरखाबाई या फिर जोधाबाई को। और इस तरह से मानसिंह को भी अपने नवरत्न में शामिल किया था और अपने एक सेनापति भी बनाया था। जैसे ये राजपूत शासकों को अपना कहने मतलब सभी को अपने अधीन कर रहा था, स्वेच्छा से कुछ लोग राजपूत शासक यानी स्वेच्छा से उसके अधीन हो रहे थे। लेकिन वहीं पर एक और राजपूत शासक था जो अडिग या फिर शेर की तरह खड़ा रहा, जिसका नाम था महाराणा प्रताप, अर्थात वो मेवाड़ का शासक। उसने अकबर की अधीनता मरते दम तक कबूल नहीं की और अकबर से आजीवन संघर्ष करता रहा। कहा हम अपनी शान बान और मातृभूमि की रक्षा करते हुए मर जाएंगे, लेकिन अकबर या फिर मुगलों की अधीनता से काम नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं उस शेर के बारे में। मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप। थोड़ी सी महाराणा प्रताप की पहले जानकारी देख लेते हैं। इनकी जन्म की बात करें, महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी। स्थान की बात करें, कुंभलगढ़। पिता की बात करें, राणा उदय सिंह। उदय सिंह की स्टोरी आपने सुनी होगी, एक कहानी है कविता में, धाय माँ पन्ना की कहानी। अर्थात उदय सिंह को अपने बेटे की बलिदान देकर धाय माँ पन्ना ने उदय सिंह को बचाया था। उनके बेटे का नाम था चंदन। माता की बात करें, जयंती बाई। और वहीं पर राणा प्रताप अगर बचपन के नाम की बात करें, बचपन में इन्हें क्या कहते थे, तो महाराणा प्रताप जी थे, अर्थात महाराणा प्रताप जी थे एक वहाँ राजस्थान में एक जनजाति थी भील जनजाति। तो इनका अधिकतर समय उसी भील जनजाति के पास ही बीतता था। तो भील जनजाति के लोग इन्हें प्यार से कीका कहा करते थे, कीका। कीका इनका बचपन में क्या नाम प्यार से पुकारा करते थे महाराणा प्रताप जी को, कीका नाम से। लेकिन इनका एक प्रिय घोड़ा था जिसका हल्दी घाटी में भी हम वर्णन करेंगे भी। इनके प्रिय घोड़े का नाम था चेतक। और इनका एक हाथी था जिसका भी इतिहास में जिक्र होगा। हाथी का नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद जब कहने मतलब ये मेवाड़ केवल इनके कब्जे में बचा हुआ था, लेकिन जहाँ चित्तौड़गढ़ रहा हो, फिर इनका जो भी आसपास का क्षेत्र था, यानी बहुत बड़ा साम्राज्य था इनके पिता के शासनकाल में, लेकिन अकबर ने उस पर कब्जा कर लिया था। केवल एक छोटा सा क्षेत्र ही महाराणा प्रताप के कब्जे में बच पाया था। जब इनका एक सपना था, फिर एक ड्रीम था कि हमारा जो पूरा राजस्थान या फिर जो हमारा पूरा साम्राज्य जिस पर अकबर अपना कब्जा कर चुका है, अर्थात मुगलों का राज हो चुका है, उस सबको हमें स्वतंत्र कराना है। जो हमारा छोटा सा क्षेत्र बचा है इसे हमें और बड़ा करना, अर्थात जो हमारा पहले था उसे हमें फिर से वापस पाना है। तो इनके राज्य अभिषेक की बात करें, अर्थात इन्हें मेवाड़ का शासक कब बनाया गया, राज्याभिषेक इनका होता है 1572 ईस्वी में। कहाँ पर, गोगुंदा स्थान पर।
इनका जब इन सरदार अर्थात मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी मेवाड़ का शासक घोषित करते हैं गोगुंदा नामक स्थान पर 1572 में जब इनका राजाभिषेक हो जाता है, तो यहाँ पर जब इस शासक बनने के बाद अपने एक शपथ लेते हैं और कसम खाते हैं। कसम ये खाते हैं कि जो चित्तौड़ पर अर्थात जो हमारे पूरे साम्राज्य पर जो कुछ हिस्सा बचा हुआ बाकी हिस्सों पर मुग़लों का झंडा फहर रहा है, ध्वज फहर रहा है, उसे हम जब तक हटा नहीं लेते या फिर उनके झंडे को वहाँ से हटवा नहीं देते तब तक मैं न राजमहल में रहूँगा, न तो सोने चांदी के बर्तन में भोजन करूँगा और ना ही मैं एक कहने मतलब एक राजा वाली ज़िंदगी नहीं जीऊँगा। अर्थात इन्होंने ऐसी शपथ ली अपने राजाभिषेक के दौरान कि मैं जब तक न तो राजमहल में रहूँगा न तो सोने चांदी के बर्तन में अर्थात भोजन करूँगा, अर्थात मैं एक राजा वाली ज़िंदगी नहीं जीऊँगा। अर्थात मेरा जब तक वो सपना नहीं पूरा हो जाता, जब तक मैं पूरा अपना राजस्थान या पूरा अपना क्षेत्र फिर से वापस नहीं ले लेता हूँ। तो इनकी ये बात सुनकर अर्थात सरदारों में और इनके सैनिकों में एक अलग उमंग उठी कि अगर मेरा राजा, मेरा शासक अगर ये ड्रीम या ये शपथ ले चुका है तो जाहिर सी बात हम लोग भी पूरा इनका साथ देंगे। तो इसी वजह से अर्थात ये महाराणा प्रताप की हमने आपको स्टोरी बताई। जब इसी तरह कहने मतलब अकबर अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, लोगों को स्वेच्छा से अपनी अधीनता स्वीकार करा रहा था, तो वहीं पर जब इनके पास खबर जाती है, इनके पास अपने शांति राजदूत भेजता है कि आप भी स्वीकार कर लीजिए। लेकिन अकबर को पता चलती है एक मेवाड़ में एक ऐसा शासक या एक ऐसा शेर है जो आपकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा। तो पहले तो ये युद्ध करने के बजाय कहता है कि हम पहले कुछ अपने राजदूत या अपने व्यक्ति भेजते हैं जिनसे आराम से मान जाए, फिर कहने मतलब इससे युद्ध करना उचित नहीं है, युद्ध नहीं करते हैं। तो अच्छा कौन कौन व्यक्तियों को भेजता है पहले उसके बाद जानते हैं। राणा प्रताप को मनाने के लिए अकबर पहले तो भेजता है जलाल खां को कि जाइए किसी तरह राणा प्रताप को मनाइए कि वो हमारे अधीनता स्वीकार कर लें, उन्हें भी हम ऊंचा से ऊंचा पोस्ट दे देंगे और कहने मतलब अपना क्षेत्र भी हमारे मुग़लों में, मुग़ल साम्राज्य में मिला लें। लेकिन जब जलाल खां जाता है तो ये असफल रहता है, अर्थात महाराणा प्रताप को मनाने में नाकाम रहता है। इसी तरह और भी व्यक्ति को भेजता है, लेकिन एक व्यक्ति और भेजता है मान सिंह को। वही मान सिंह जिन्होंने अधीनता स्वीकार, जिनका पूरा परिवार अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मान सिंह कहने मतलब कहीं ना कहीं इन्हीं के क्षेत्र के आसपास थे, या राजपूत ये भी थे और महाराणा प्रताप भी राजपूत थे। जब इनको मान सिंह को भेजते हैं तो मान सिंह जब जैसे ही महाराणा प्रताप के क्षेत्र में एंट्री करता है, फिर उनके दरबार में एंट्री करता है, तो उन्हें एक बढ़िया मान सिंह को एक स्वागत किया जाता है और अच्छे अच्छे पकवान की व्यवस्था की जाती है और भोजन की थाली लगाई जाती है कि मान सिंह आप भोजन करिए। तो मान सिंह भोजन करने से इनकार कर देते हैं, इसलिए कि हम भोजन राणा प्रताप के साथ ही करेंगे। तो राणा प्रताप जी ने मना कर दिया, कहा हम इसके साथ भोजन नहीं कर सकते हैं। जब ये बात बताई गई मान सिंह को कि महाराणा प्रताप आपके साथ भोजन नहीं करना चाहते हैं, कहा कि भोजन तभी करेंगे जब अपने फूफा जी को अपने साथ मिलाएंगे। अर्थात मान सिंह जब इतनी बात सुनता है तो बहुत बौखला उठता है। अर्थात फूफा का मतलब ये हो कि अकबर को जब अपने साथ, क्योंकि इनकी बुआ की शादी अकबर के साथ हो चुकी थी जोधाबाई की, कहा जब अपने फूफा को अगली बार साथ में लेकर आओगे तब भोजन करेंगे। अर्थात इतनी बात सुनकर मान सिंह अपने घोड़े पर सवार होता है और तुरंत उल्टे भागना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरा अगला मुकाबला अब युद्ध के मैदान में होगा। अर्थात महाराणा प्रताप के खिलाफ इसका और भी गुस्सा बढ़ जाता है और महाराणा प्रताप पहले ही इससे नाखुश थे। तो इस तरह से एक युद्ध का बिगुल बज उठता है और उस युद्ध का नाम होता है हल्दी घाटी युद्ध। अब देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें कब लड़ा गया, 18 जून 1576। बहुत पूछा जाता है परीक्षा में हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 18 जून 1576। लेकिन किन किन के बीच, तो अकबर वर्सेज महाराणा प्रताप। लेकिन बात करें महाराणा प्रताप, क्या अकबर स्वयं गए थे? नहीं, इस युद्ध में वो स्वयं नहीं गया था, बल्कि अपने सेनापति को भेजा था जो आसफ खां और वहीं पे बात करें
इनका सेनापति मान सिंह। और महाराणा प्रताप की ओर से कौन कौन व्यक्ति थे? एक तो थे झाला मान सिंह, वो मान सिंह अलग हैं, ये झाला मान सिंह है। झाला मान सिंह। और एक था हाकिम सूर, अर्थात ये भी सूर्यवंश से संबंधित था, क्योंकि सूर्यवंश पूरी तरह तबाह हो चुका था, तो ये भी बदला लेना चाह रहा था अकबर से। तो एक छोटी सी सेना लेकर हाकिम सूर भी महाराणा प्रताप की ओर से शामिल था। और बात करें तो एक भील जनजाति की टुकड़ी भी थी, जहाँ पर महाराणा प्रताप का बचपना बीता था। भील जनजाति के लोग इस तरह से, अर्थात ये उनका और ये अकबर इसमें स्वयं नहीं था, बल्कि और बाकी ये लोग सभी उपस्थित थे युद्ध के मैदान। और हल्दी घाटी की बात करें, हल्दी घाटी कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में एक घाटी है, अर्थात एक सकरी होती है, जैसे पहाड़ों के बीच जो जगह होती है उसे हम घाटी कहते हैं। तो हल्दी इसलिए इसका नाम था क्योंकि यहाँ की मिट्टी पूरी तरह से पीली थी। लेकिन इस युद्ध के होने के बाद पूरी तरह से ये मिट्टी एकदम लाल, अर्थात पीले रंग की जो मिट्टी थी, जब ये युद्ध लड़ा गया 18 जून 1576 में, तो इस मिट्टी का कलर जो पीले से एकदम पूरी तरह से लाल हो चुका था। और कहा जाता है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप से 4 गुना बड़ी मुगलों की सेना थी। लेकिन मुगलों की सेना इस युद्ध में पूरी तरह पस्त हो गई। पस्त होने का रीज़न ये था कि ये मैदान घाटियों के बीच लड़ा गया था, और घाटियों की आधी मुगलों की सेना नहीं थी, बल्कि घाटियों की आधी महाराणा प्रताप की सेना अच्छी तरह से वाकिफ थी, क्योंकि उनका रहन सहन घाटियों के बीच ही रहता था, इसलिए उनकी सेना पूरी तरह घाटियों से आधी थी। और जून का महीना चल रहा था, अर्थात आप गर्मी, और कहते हैं जब ये युद्ध बिगुल बज उठा, अर्थात इस युद्ध का आगाज़ हुआ 18 जून, तो दोनों सेनाओं आमने सामने होने के एक बहादुरी के साथ युद्ध लड़ना प्रारंभ हुआ। लेकिन देखते देखते महाराणा प्रताप से जो 4 गुना आगे थी मुगलों की सेना, कहीं न कहीं महाराणा प्रताप इस युद्ध में आगे पड़ रहे थे या फिर भारी पड़ रहे थे। उसका रीज़न ये था कि इस गर्मी को मुगलों की सेना नहीं झेल पा रही थी, लेकिन वहीं महाराणा प्रताप की सेना इस जलवायु की आदी हो चुकी थी। अर्थात कहते हैं वो जून का महीना था, लेकिन उस पर वो माहौल में ढले थे महाराणा प्रताप की पूरी सेना। जब देखते देखते ये युद्ध भारी पड़ रहा था, तो वहीं पर क्या होता है कि इस युद्ध में चाहे महाराणा प्रताप का घोड़ा जो चेतक था वो बहादुरी के साथ, अर्थात महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा कहने मतलब साथ दे रहा था चेतक, और वहीं पर इसका जो हाथी था राम प्रसाद बिस्मिल, वो भी पूरी तरह से युद्ध, और जब इसमें हार रहे थे, और कहने मतलब इसमें पूरी तरह से मुगलों की सेना कहीं ना कहीं हारती दिखाई पड़ रही थी। तो जब हारती दिखाई पड़ रही थी तो एक पल के लिए तो ये लगा कि पूरे महाराणा प्रताप जो थे वो पूरा मान सिंह को ढूंढ रहे थे, अर्थात उस युद्ध में मान सिंह कहाँ हैं। जब मान सिंह की नज़र पड़ती कि मान सिंह वो अपने हाथी पे बैठ कर लड़ रहा है, तो पूरी तरह से अर्थात महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वो मान सिंह की ओर दौड़ा देते हैं। और मान सिंह की ओर दौड़ाते हैं और हाथ में भाला लिए हुए थे, और जैसे ही भाला, अर्थात महाराणा प्रताप का जो चेतक था वो जो होता है ना हाथी के मस्तिष्क पर अपना पैर रखता है और भाला फेंक कर मारते हैं, लेकिन वो भाला मान सिंह के न लगकर बल्कि वो हौदे से टकरा जाता है, और हौदे जो हाथी में बना होता है ना हौदा, उस पर टकरा जाता है, और इसी तरह मान सिंह वो हौदे में छिप जाता है, और छिपने से मान सिंह तो बच जाता है। लेकिन जब चेतक जब उस हाथी के सूंड से नीचे उतर रहा था, तो हाथी के सूंड में बंधा हुआ करता था युद्ध के मैदान में तलवार। जब वो तलवार जब चेतक नीचे वापस आ रहा था, अर्थात तो उस सूंड से जब नीचे उतरा था, तो एक तलवार में अर्थात चेतक के एक पैर घायल हो जाता है, और घायल होने के बाद ये लगता है पूरी तरह से ये अफवाह फैल जाती है कि मान सिंह मारे गए, लेकिन वो मान सिंह हौदे में छिप जाने की वजह से बच जाता है, और पूरी तरह मुगलों की सेना में भगदड़ मच जाती है। जब भगदड़ मच जाती तो उधर एक मुगल सेनापति रहता है, वो देखता है कि हमारी सेना पूरी भाग रही, तो एक झूठी खबर फैला देता है। झूठी खबर ये होती है कि मुगल बादशाह अकबर एक बड़ी सेना के साथ अर्थात इस युद्ध में शामिल होने जा रहे थे। अब मुगलों की सेना में एक अलग उमंग हो जाती कि बादशाह भी हमारी सेना में आ रहा है, तो एक बड़ी सेना आ रही थी, अर्थात जो मुगलों की सेना भागने लगी थी मान सिंह की मृत्यु की खबर सुनते वो फिर से एक जोश के साथ लड़ने लगती हैं। और यहीं पे बात करें मेवाड़ के जो सेना थी, अर्थात महाराणा प्रताप की जो सेना थी, ये पूरी तरह से एकदम नाखुश हो गए कि अब अकबर की सेना आ रही है, एक विशाल और सेना आ रही है, कहीं ना कहीं अब हमारी हार निश्चित है, जो कि ये झूठी खबर थी। अर्थात किसी तरह मुगलों की सेना में फिर से जोश आ जाए, एक मुगल सेनापति की वजह से झूठी खबर फैलाई गई थी। लेकिन जब महाराणा प्रताप की पूरी सेना को लगा कि अब एक विशाल सेना और आ रही है अकबर के साथ, तो वहीं जो झाला मान सिंह थे, इन्होंने कहा कि राणा प्रताप को बचाना चाहा, कहा आप अगर इस युद्ध से मैदान से आप पीछे हट जाइए, यहाँ के युद्ध का जो भी है हम देखते हैं, आप अगर पीछे हट जाएंगे तो आप मुगलों से लंबे समय तक
अर्थात संघर्ष जारी रख सकते हैं। आपको बचना बहुत ज़रूरी है। तो महाराणा प्रताप पहले तो पीछे नहीं हट रहे थे, लेकिन बहुत कहे सुनने के बाद महाराणा प्रताप अपने आप को पीछे हटाए इस युद्ध से, और पूरा जो भी पोशाक था महाराणा प्रताप का उसे दे दिया झाला मान सिंह। और झाला मान सिंह महाराणा प्रताप का पोशाक धारण करके अर्थात मुगलों की सेना को भ्रमित करना चाहा। किसी तरह मुगलों की सेना को ये लगे कि महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान में ही खड़े हैं। तो वो कौन था रियल रूप में? झाला मान सिंह। और महाराणा प्रताप को जो चेतक का 3 पैर या 1 पैर पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, घायल हो चुका था, लेकिन 3 पैर पर चेतक उन्हें ससुरक्षित पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। और इधर झाला मान सिंह महाराणा प्रताप का पोशाक धारण करते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन जब महाराणा प्रताप वापस युद्ध के मैदान से लौट रहे थे, अर्थात युद्ध का मैदान छोड़कर जा रहे थे, तो वहीं पर मुगलों की सेना उनका पीछा करती है। और उनका पीछा करती है तो आगे आगे चेतक, पीछे पीछे मुगलों की थोड़ी सी सेना अर्थात महाराणा प्रताप का पीछा कर रहे थे। लेकिन जब रास्ते में भागते भागते एक लंबी खाई मिलती है और लगभग वो 7, 8 या 9 मीटर चौड़ी होती हैं। तो महाराणा प्रताप को एक पल के लिए लगा कि अभी इस खाई को चेतक भी पार करने में असमर्थ हो जाएगा। लेकिन चेतक ने तभी एक लंबी छलांग लगाई और इतिहास में एक अलग अपनी छाप छोड़ दी। आपने वो कहने मतलब एक कविता भी सुनी होगी, जब तक राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। अर्थात एक लंबी छलांग लगाई, अर्थात सोचिए कि 3 पैर होने के बाद भी एक लंबी छलांग मारी और राणा को ससुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। और वहां पर पहुंचाने के बाद चेतक ने अपना प्राण त्याग दिया। त्याग देने के बाद उस पर राणा प्रताप फूट फूट कर रोए, अर्थात इतना प्रिय घोड़ा जो इस युद्ध के मैदान से उन्हें हटाकर ससुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। उन्हीं की याद में एक बलीचा नामक स्थान पे चेतक का स्मारक भी बना हुआ है। बलीचा राजस्थान में ही पड़ता है, वहाँ पर जाएंगे तो बलीचा नामक स्थान पर चेतक का स्मारक बना हुआ है। तो कहने मतलब उन्हें सुरक्षित पहुँचाने के बाद चेतक अपने प्राण को त्याग देता है। वहीं पर इनकी हाथी की बात करें, जो राम प्रसाद था उसको मुगलों की सेना ने अर्थात बंदी बनाया उनके हाथी को और अकबर के पास ले गए। जब अकबर पास ले गए तो अकबर उसका नाम राम प्रसाद से करके क्या कर देते हैं, वीर प्रसाद, और उससे खूब भोजन देते हैं, अच्छे अच्छे पकवान देते हैं। लेकिन वो हाथी, वो राम प्रसाद हाथी जो इनका था अर्थात महाराणा प्रताप का, एक भी निवाला खाने से इनकार कर देता। 18 दिन तक बिना कुछ खाए पिए अपने मालिक के प्रति वफादारी दिखाते हुए अंततः वो भी अपने आप को प्राण को त्याग दे देता है। तो ऐसे इनके थे अर्थात इनके हाथी के बलिदान राम प्रसाद। वहीं घोड़े की बात करें, चेतक युद्ध के मैदान से और 3 पैर घायल होने के बाद भी उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उस खाई को पार किया जहां से अन्य घोड़े उस खाई को पार करने में असमर्थ हो गए। तभी चेतक ऊपर किसी राइटर ने लिखा है, श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है कि रणभीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, मानो राणा प्रताप के घोड़े से पर गया हवा का पाला था, जो तनिक हवा से भाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अर्थात एक खूबसूरत वर्णन किया गया है चेतक पर, श्याम नारायण पांडे जी ने किया है कि राणा की पुतली फिरी नहीं, अर्थात राणा की जब तक आंख या आंख की जो पुतली होती है ना वो फिरने नहीं पाती तब तक चेतक मुड़ जाता था। ऐसा वर्णन, और ये हल्दी घाटी के मैदान के और ससुरक्षित महाराणा प्रताप को वापस पहुँचाया। इसके बाद जो भी कहानी है वो एक दिवेर का युद्ध भी होता है। उसके बाद जो भी इसके बाद क्लास है उसे हम अगली क्लास में इसलिए रखेंगे क्योंकि समय कम रहता है, क्योंकि और भी अन्य सब्जेक्ट की क्लास शूट करनी रहती है, रिकॉर्ड करनी रहती है, इसलिए हम कम समय में ही क्लास को आप करना चाहते हैं। और इसके बाद जो भी बचा हुआ अकबर का भी टॉपिक नहीं, अकबर का लगभग कल और हो सकता है अकबर की 3 क्लासें हों। अभी आज तो ये फर्स्ट क्लास थी जहाँ हमने 2 युद्ध देखे, एक पानीपत का और दूसरा हल्दी घाटी के युद्ध। और हल्दी घाटी के युद्ध में अगर विजय की बात करें, विजय किसकी हो चुकी थी, अकबर की। लेकिन ये पूरी हल्दी घाटी के युद्ध क्या था, हमने एक छोटा सा टॉपिक बताया नहीं। हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन बहुत बड़ा है और उसमें हमने आपको चेतक राम प्रसाद के बारे में बताया, झाला मान सिंह का बलिदान देखा जिन्होंने महाराणा प्रताप को ससुरक्षित पहुंचाया, और हकीम सूर भी और भीलजान जाति के लोगों ने राणा प्रताप का साथ दिया। लेकिन राणा प्रताप यहीं पर अभी मुगलों से झुके नहीं, आगे चलकर और एक युद्ध करते हैं और कहीं न कहीं जो इनका पूरा चित्तौड़ होता है उसको फिर से अपने कब्जे में लेते हैं। राणा प्रताप की आगे स्टोरी हम फिर कल देखेंगे। अच्छा, आज की क्लास में हमने देखा क्या उसके बारे में जानते हैं। हाँ, आज की क्लास में हमने यहाँ से शुरुआत की थी, एक मिनट।
हमने देखा था दिल्ली पर कब्जा किसका हो चुका था, हेमू या हिंदू शासक। कुछ माह के लिए जन्म की बात करें 1501 में, अलवर राजस्थान, एक ब्राह्मण परिवार से था, अंतिम हिंदू शासक था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी जब दिल्ली पर अर्थात एक गद्दी किया था। उसके बाद आगे देखते हैं 22 युद्ध जो कि जीत हासिल किए। फिर उसके बाद हमने देखा अकबर के बारे में, जन्म की 1542, अमरकोट के राणा हुमायूं यानी पिता, माता का नाम हमीदा बानो बेगम और धाय माँ महांगा, और इनका जो संरक्षक था बैरम खां था। हत्या जिसकी 1561 में पाटन गुजरात में, मुबारक खां 56 से लेकर 60 तक इसका संरक्षक रहता है। राजाभिषेक की बात करें 56 में, कहाँ, कलानौर पंजाब में। उस टाइम इनकी उम्र कितनी थी, 13 वर्ष। शिक्षक की बात करें अब्दुल लतीफ़, और इनकी बेगम हमने देखा, बचपन का नाम जलाल खां। उसके बाद हमने पानीपत का दूसरा युद्ध देखा, 5 नवंबर 1556, हेमू और अकबर विजय होता है। हमने बताया था हेमू कैसे हार हुई, वो तीर लगन जाने की वजह से। साम्राज्य विस्तार के लिए इसने आमेर के शासक को स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिसने अपनी पुत्री जोधाबाई का निकाह भी इनके साथ कर दिया था, और इन्हें एक उपाधि दी थी, यहाँ पर लिख लेंगे मरियम जमानी। मरियम था, एक मिनट लागे लिख लेंगे मरियम। इतना लिख लेंगे मरियम जमानी, ठीक है। ये उपाधि दी थी किनको, जोधाबाई को। आगे फिर देखें, आगे हमने मेवाड़ के शेर के बारे में पढ़ा। महाराणा प्रताप 40 में जन्म, कुंभलगढ़, उदय सिंह, जयंतीबाई। बचपन में इन्हें कीका का, घोड़े का नाम चेतक, राम प्रसाद, राजसेक इनका देखा हमने। फिर उसके बाद इनको मनाने के लिए जलाल सिंह को मान सिंह, जो कि सब के सब असफल रहे, अर्थात कोई भी राणा प्रताप को नहीं मना पाया। उसके बाद हल्दी घाटी के युद्ध देखा, 18 जून 1576, अकबर, आसफ खां, मान सिंह। उसमें अकबर स्वयं नहीं गया था, बल्कि आसफ खां और मान सिंह नेतृत्व कर रहे थे। महाराणा प्रताप, झाला मान सिंह, हकीम सूर, भील जनजाति के लोग हमने देखा। फिर चेतक, और उसके बाद राम प्रसाद का बलिदान भी। तो आज की क्लास यहीं तक, क्योंकि अगले सब्जेक्ट की भी क्लास आपको करनी है, इसलिए इतनी यहीं तक क्लास रखते हैं। मिलेंगे आपसे कल, तब तक आप लोग यहाँ से पढ़ते रहना। लगभग अकबर की आज ये पहली क्लास थी, और हम अकबर को हो सकेगा 2-3 क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मिलेंगे कल फिर एक शानदार क्लास के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।